ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अच्छा, एक थोड़ा सा रैपिड फायर टाइप का एक दो सवाल ले लेते हैं। उसमें जो है आप दोनों से ही ये जानना चाहेंगे, जैसे पिछले एक साल का थीमेटिक फंड का जरा एक साल का रिटर्न लेकर के आ जाते हैं। HDFC डिफेंस फंड ने हमने देखा कि एक साल के अंदर 46% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। फ्रैंकलिन का एशियन इक्विटी फंड ने 37% का रिटर्न दिया। क्वांट का BFSI फंड जो है 36% का रिटर्न दिया। नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड ने 35% का रिटर्न दिया और SBI के PSU फंड ने 34% का रिटर्न दिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा रचित सर, क्योंकि ये जो पूरी थीम है, स्क्रीन पर रखे रहिए अगर हम विंडो में दिखा सके तो, इस पूरी थीम में अभी इक्विटी के लिहाज से एज ए इक्विटी एनालिस्ट आपका फोकस अभी ज़्यादा कहाँ पर रहेगा? अगर हम फंड शब्द को हटा दें, इक्विटी के लिहाज से आपका फोकस अभी कहाँ पे ज़्यादा है? BFSI, नेचुरल रिसोर्सेज एनर्जी, PSU फंड, डिफेंस, कहाँ पे ज़्यादा आप करना चाहेंगे? और सेम सवाल ये रहेगा कि अगर 1-2 साल का नज़रिया है तो आपका व्यू क्या रहेगा सर? जितेंद्र सर, पहले रचित सर। सर, इससे पहले 10 सेकंड मैं जरूर चुराना चाहूंगा। ये क्या मुझे आज बताया इसलिए गया है क्योंकि मैं जितेंद्र सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा था, वरना आज तक तो मुझे इस ऐप के बारे में नहीं पता था। मैंने इनफैक्ट अभी डाउनलोड किया तो मैं बैठे बैठे वो ऐप ही देख रहा था। मतलब सर, इतने पढ़ाई भी नहीं हुए थे कि आप ऐप भी नहीं बताएंगे। अरे ऐप बन गया। सर ये विपुल जी नहीं बताते हैं आपको, हम लोग तो रोज बताते हैं अपने दर्शकों को भी, हमारे गेस्ट को भी। नहीं, ये रोज कैसे बताते हैं? अभी लॉन्च ही हुआ है। सरप्राइज सर, सरप्राइज आपके लिए हम लोगों ने सरप्राइज रखा था। जी सर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखिए अभी भी मैं इसके साथ ऐसे ही रहना चाहूंगा। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस डिफेंस ही रहेगा। और क्योंकि हम जो अभी चीजें देख रहे हैं, मतलब आप देखिए सर, अभी भी जो EU के साथ ट्रेड डील के बाद हमारे कोचीन शिपयार्ड, मसगांव डॉक, मरीन डिफेंस में बहुत हम स्ट्रॉन्ग एक अपना फुटिंग रख रहे हैं। तो डिफेंस फंड के साथ मैं पहले जाना चाहूंगा। उसके बाद सेकंड नंबर की रैंकिंग होगी नेचुरल रिसोर्स और एनर्जी, और फिर थर्ड नंबर की स्पेस में BFSI पे हम जाने जाएंगे। ये तीन अलग अलग रैंकिंग में इन तीनों फंड्स के साथ एक प्रोपोर्शन में मैं समझता हूं एज एन इक्विटी एनालिस्ट अभी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जितेंद्र सर, आपकी क्या राय रहेगी? और अगर साथ में 5 साल का भी रिटर्न देख लें अगर हम सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स का, तो उसमें भी SBI PSU फंड है टॉप में, आदित्य बिरला का PSU इक्विटी फंड है, इन्वेस्को का भी PSU इक्विटी फंड है, साथ में ICICI प्रूडेंशियल का इंफ्रा फंड है और ICICI का एक कमोडिटी फंड भी है। तो जितेंद्र सर, आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि आप तो हमेशा वैसे भी हमने देखा ही है कि लंबे नजरिए का आप हमेशा सुझाव देते हैं कि अगर निवेश कर भी रहे हैं तो शॉर्ट टर्म लेके ना चलें, लॉन्ग टर्म का ही नजरिया लेके चलें। तो पिछले अगर 5 साल को देखें और आने वाले अगर 5 साल के हिसाब से हम जानना चाहें तो आपका किस तरफ रुझान रहेगा? देखिए, यस, ये ज़रूर है कि हाँ, मैं लॉन्ग टर्म ही कंसीडर करता हूँ जब भी सेक्टरल थीमेटिक या किसी भी इक्विटी फंड्स की बात आती है। और अब कौन से सेक्टर लॉन्ग टर्म में परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, हालांकि कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर करंट सिनेरियो को पकड़े हम और जिस तरह के सिनेरियोज चल रहे हैं, तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है आगे चल के लंबी अवधि में। डिफेंस ऑब्वियसली, क्योंकि सारा फोकस अभी वहाँ है, तो डिफेंस सेक्टर को जरूर जो है प्रोमिनेंस मिलेगा। और इसके अलावा कुछ और भी सेक्टर हैं जिसके अंदर हम शायद बात नहीं कर रहे हैं, वो सेक्टर आपको परफॉर्म होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऑटो सेक्टर भी है जो आपको आगे चल के परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकता है। और बहुत सारे, देखिए, ये तो वो कुछ ऐसे सेक्टर भी होते हैं जो शायद इन ट्रेड डील का हिस्सा भी नहीं होंगे, फिर भी आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर का लॉन्ग टर्म अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूंगा तो लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अगले, अगर मैं 10-15 साल के लिए बात करूं तो पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी एक ऐसा थीम निकल के आता है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसे सेक्टर्स, अब ईवी है तो कमोडिटीज है। हम ऑलरेडी गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे हैं, फोकस आपका ईवी पे जा रहा है, सोलर एनर्जी पे जा रहा है, तो अगले 10-15 साल तो आपका फोकस रहेगा। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिनका अगले मैं कहूँ लॉन्ग टर्म पर्पज से जिनके अंदर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अब जो सबसे मुश्किल होगी इन्वेस्टर के लिए वो यही कि मैं कौन से सेक्टर का सिलेक्ट करूं। तो मेरा वही मानना है कि बहुत मुश्किल है किसी भी इन्वेस्टर के लिए डिसाइड करना कि किस सेक्टर की तरफ मैं जाऊं। आपने जो वो 5-10% का हिस्सा रखा हुआ है, उसी हिस्से में आपको जो है सिलेक्शन करना होगा और उसी हिस्से में आप डिफरेंट सेक्टर्स में पोर्टफोलियो बना के तब आप चल सकते हैं। लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। ठीक,
नज़रिया लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। और इस बीच एक टिप्पणी और ले लेते हैं सर, एक पोर्टफोलियो, उसके बाद से थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि अब जैसे जैसे समय बीत रहा है। राजनिंदम जी का एक सवाल ले लेते हैं। 44 साल उम्र बता रहे हैं सर अपनी। ये सवाल भी जितेंद्र सर से ही है, उसके बाद मैं ऋषि सर के पास जा रहा हूँ। और कह रहे हैं कुछ 44 साल की उम्र है, कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी खास सेविंग मेरी नहीं है। 2 साल से 6,000 रुपये टाटा डिजिटल में और 2,000 रुपये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। करें रिटायरमेंट के लिए क्या पर्याप्त धन मिल पाएगा या कुछ और करें? 2,000 की जगह और है सर, थोड़ा सा लेट कर दिया आपने। एक तो 16 साल का समय हालांकि है आपके पास, लेकिन अमाउंट क्या इनको बढ़ाना चाहिए सर? लेकिन चूंकि कह रहे हैं 2,000 की जगह बची हुई है। जितेंद्र सर देखिए, अमाउंट तो बढ़ाना पड़ेगा। हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं और रिटायरमेंट अगर हम 60 पे करते हैं और अगर हम सोच रहे हैं कि 80-85 तक जो है, 85 हम मान के चलते हैं कि 85 तक नेक्स्ट 25 ईयर्स हैं रिटायरमेंट के बाद, तो उसके लिए मुझे जो है कॉर्पस इकट्ठा करना है। तो अभी का एलोकेशन तो मैं कहूँगा कि बहुत कम होगा। आपको कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ सकता है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके पास ऑलरेडी क्या प्रोविजंस है रिटायरमेंट के लिए और आपको क्या गैप है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बताना बहुत मुश्किल है कि मुझे बढ़ा देना चाहिए या क्या करना चाहिए। आपको जो है पूरा रिटायरमेंट का एक अच्छा कैलकुलेशन करना होगा, देखना होगा कि आपकी ज़रूरत क्या है। उस ज़रूरत के हिसाब से ही आपको पता लगेगा कि आपको कितनी सेविंग करने की ज़रूरत है। और पोर्टफोलियो की तरफ अगर आए हम तो आपने कैटेगरीज वो ले ली जिसमें आपको एसेट एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है, फंड में मिल रहा है, लेकिन उसके साथ आपने एक सेक्टर फंड जोड़ दिया। वो सेक्टर फंड क्यों जोड़ा? क्या आप उससे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं या आप उसको हाई रिटर्न लेके चल रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न को वो एनहांस कर देगा? तो वो ऑब्जेक्टिव आप जिस तरीके से कर रहे हैं उसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा कि ओवर एक्सपोजर करने का मतलब है दोनों तरफ हो सकता है, परफॉर्मेंस मिल भी सकती है, लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है, लेकिन ऐसे पीरियड जरूर आएंगे जिसमें आपको अंडर परफॉर्मेंस, जैसा मैं पहले भी कहा, प्रोलॉन्ग दिख सकती है। अब उस टाइम पे क्या आप किस तरह से उसको लेके चलते हैं, आप पैनिक करते हैं या आप निकल जाते हैं, वो बिहेवियर बताएगा। लेकिन सेक्टर फंड को लेके मेरा यही मानना है कि आप डाइवर्सिफाई करके चलिए, सेक्टर फंड का रेशो 5-10% तक रखिए और उस हिसाब से पोर्टफोलियो को बनाइए।